हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं जो निमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूँगा। सबसे पहले टॉपिक लेते हैं हम ट्रांसफार्मर का। इसको हम डिटेल में समझाएंगे। इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन आया रहेगा कि विच प्रिंसिपल द ट्रांसफार्मर वर्क। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसको देखते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। यहाँ पे ऑप्शन है सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, फॉल ऑफ पोटेंशियल, लेंज लॉ। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि जो है म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इसे बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे वर्क करता है ना। तो म्यूचुअल इंडक्शन इस ऑप्शन इसमें सही होगा। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा विच इज़ द कलर ऑफ फ्रेश सिलिका जेल। तो सिलिका जेल क्या होती है, सिलिका जेल का कलर रंग क्या होता है जब वो फ्रेश होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सिलिका जेल होती क्या है। ठीक है, तो सिलिका जेल के लिए जो हमने बताया था, सिलिका जेल कहाँ यूज होती है, ट्रांसफार्मर के हमारे ब्रीदर में यूज होती है। जैसे मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर है ये जैसे हमारा एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर के इस पे जो है यहाँ पे बुक होल्ज रिले और ये कंजर्वेटर होता है। कंजर्वेटर से निकलकर एक पाइप नीचे की तरफ होता है, यहाँ पर ब्रीदर लगा होता है और इसमें सिलिका जेल भरी होती है। ठीक है, यहाँ पे होती है हमारी, यहाँ पे क्या होती है, ये होती है सिलिका जेल। ठीक है, यहाँ से एयर जो होती है, नीचे से एयर ट्रांसफार्मर में जब यहाँ पे तेल भरा होता है इस टैंक में। ठीक है, तो टैंक जब तेल का फैलाव होता है, तेल जब बढ़ता है इसमें, तो ऊपर की जो एयर होती है वो इस ब्रीदर के माध्यम से बाहर निकल जाती है। और तेल जब सिकुड़ता है तो वही एयर क्या करता है, ये नीचे से एटमॉस्फेयर से एयर खींचता है, सक करता है। तो जब एयर जाती है तो एयर में क्या होता है, नमी होती है। तो वो नमी ट्रांसफार्मर में ना आ जाए इसके माध्यम से ऐसे, इसके लिए क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल भरी होती है जो कि नमी को सोख लेती है। ठीक है, सोखने के बाद क्या हो जाती है वो जो है, तो ये जो सिलिका जेल होती है यहाँ पर, ये जो सिलिका जेल होती है, सिलिका जेल, ये जब फ्रेश होती है, मतलब जब इसमें नमी नहीं होता है, जब नमी नहीं होती है तो ये होती है किस कलर की, ब्लू कलर की होती है। ठीक है, जब वही नमी सोख लेता है तो हो जाती है गुलाबी या पिंक कलर की हो जाती है। तो फ्रेश सिलिका जेल कहाँ होती है, ब्रीदर में भरी होती है, और ब्रीदर के माध्यम से जो एयर ट्रांसफार्मर में जाती है उसकी नमी को सोखने के लिए सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और वो सिलिका जेल अगर नमी नहीं सोखी रहती है तो होती है ब्लू कलर की, और नमी सोखने के बाद हो जाती है गुलाबी कलर की, पिंक कलर की होती है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में है, आपके क्वेश्चन यही है कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द कलर ऑफ फ्रेश सिलिका जेल। फ्रेश सिलिका जेल मतलब ऐसी सिलिका जेल जिसमें नमी अभी नहीं आई है, तो कैसी होगी वो, ब्लू कलर की होगी। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट एक्ट एज प्रोटेक्टिव डिवाइस इन द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कौन सा सुरक्षात्मक उपकरण यूज होता है। सुरक्षात्मक उपकरण ट्रांसफार्मर में कौन सा यूज होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ट्रांसफार्मर में जो सुरक्षात्मक उपकरण होता है वो हमारा होता है क्या, एक रिले होता है जिसका नाम होता है बुक होल्ज रिले। ठीक है, ये हमारा बुक होल्ज रिले होता है, यही हमारा क्या होता है, सुरक्षात्मक उपकरण होता है। और ये कहाँ लगा होता है, मैं आपको दिखा दूँ, ये मेन टैंक
ये ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है, ये क्या है, मेन टैंक, और ये है कंजर्वेटर। तो मेन टैंक कंजर्वेटर के बीच में क्या लगा होता है हमारा, ये बुक होल्ज रिले लगा होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाली फॉल्ट से इसको बचाता है। ठीक है, तो सुरक्षात्मक उपकरण ट्रांसफार्मर में कौन सा होता है, बुक होल्ज रिले होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट रिड्यूसेस द हीट ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर एंड वाइंडिंग। ठीक है, तो कौन सा पार्ट ट्रांसफार्मर में, वो कौन सी चीज़ होती है जो कि ट्रांसफार्मर की तापमान से कोर और वाइंडिंग की सुरक्षा करती है। तो हम जानते हैं ट्रांसफार्मर में तेल भरा होता है। तेल किस लिए भरा होता है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और कोर को कूलिंग करने के लिए। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इसमें 3 खूंटी हैं, तो ये कौन है, पॉलीफेज ट्रांसफार्मर, या इसको बोलेंगे हम 3 फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीफेज मतलब एक से ज़्यादा फेज। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को बोलेंगे 1 फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, जिसमें क्या होगा, फेज और न्यूट्रल होगा। लेकिन 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, ये हमारे 3 फेज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बेकार कर दिया एकदम। चलिए ठीक है, पॉलीफेज ट्रांसफार्मर इसको बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ट्रांसफार्मर द सेकेंडरी वोल्टेज इज सेम एज द प्राइमरी वोल्टेज। कह रहा है कौन से ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज बराबर होते हैं। ठीक है, तो कौन से ट्रांसफार्मर बराबर होते हैं, उसके लिए हम देखते हैं। ट्रांसफार्मर में कह रहा है कि प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं। तो वो ट्रांसफार्मर जो होता है वो पल्स ट्रांसफार्मर होता है। पल्स ट्रांसफार्मर में क्या होता है, पल्स ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में टर्न की संख्या बराबर होती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी दोनों में टर्न की संख्या अगर मान लीजिए N1 बराबर N2 है, दोनों में टर्न की संख्या बराबर है, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, ये होगा पल्स ट्रांसफार्मर। पल्स ट्रांसफार्मर टर्न की संख्या बराबर होने पर जो इनपुट वोल्टेज होगा वही हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा। जैसे मान लीजिए इनपुट वोल्टेज हमारा 230 वोल्ट है, तो आउटपुट वोल्टेज भी 230 वोल्ट आएगा। तो वो ट्रांसफार्मर हमारा पल्स ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन था आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, पल्स ट्रांसफार्मर। ठीक है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ये ट्रांसफार्मर जो होता है वो पल्स ना होके क्या होता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है। इसको बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो जिसमें प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज दोनों बराबर हो वो होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। तो फिगर बना हुआ है, फिगर आप लोग देख लीजिए उसमें क्या है। ठीक है, जैसे ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ट्रांसफार्मर बना है
ये ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम एयर कोर ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसका नाम है एयर कोर ट्रांसफार्मर। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर जो है ये डी ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण जो होता है, मतलब ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज बनता है उसका समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर जो होता है ई बराबर होता है 4.44 एफ फाई मैक्स एन। ठीक है, जहाँ एफ क्या होती है, आवृत्ति होती है, फाई जो होता है अधिकतम फ्लक्स होता है, और एन जो होता है वो हमारा टर्न की संख्या होती है। ठीक है, तो इससे मिलान करने पर हमारा डी ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण ई बराबर 4.44 एफ एन फाई एम होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पूछ लिया, वही सेम क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें जो दिखाया गया है इक्वेशन जो दिया गया है, ये हमारा यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन दिया गया है 4.44 एफ एन क्यू एम, इसमें क्यू एम क्या है। तो देखने से लग रहा है कि ये हमारा यही जो है समीकरण है 4.44 एफ एन क्यू एम की जगह हो गया यहाँ पे फाई एम। तो फाई एम क्या है, अधिकतम फ्लक्स है, मैक्सिमम फ्लक्स। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर फाई एम को क्यू एम से दिखाया है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये मैक्सिमम फ्लक्स होगा। ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ इक्वेशन होता है वह फिर से हम बता दे रहे हैं। उसमें ई बराबर 4.44 एफ फाई एम एन होता है, जहाँ एफ क्या होती है, आवृत्ति है। एफ क्या है, आवृत्ति 50 हर्ट्ज़, और फाई एम क्या है हमारा, ये हमारा फ्लक्स है, इसका मात्रक होता है वेबर, और एन जो होता है वो टर्न की संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो क्यू एम की जगह फाई एम है, वो फ्लक्स ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर इफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज मोर देन 1। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो अगर 1 से ज़्यादा है तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बराबर होता है N2/N1, जहाँ N2 क्या है, सेकेंडरी साइड में टर्न की संख्या, और N1 प्राइमरी साइड में टर्न की संख्या। तो सेकेंडरी साइड में टर्न की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो K का मान 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सेकेंडरी साइड में अगर टर्न की संख्या ज़्यादा होगी तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा हमारा, स्टेप अप होगा। ठीक है, जो वोल्टेज बढ़ाएगा, क्योंकि सेकेंडरी वोल्टेज टर्न प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा अगर हमारा टर्न अनुपात 1 से ज़्यादा होता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आ गया वही सेम क्वेश्चन। व्हाट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, किसी भी ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लिए फार्मूला जो होता है वो हमारा यहाँ पर
सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि के बराबर होता है E2/E1 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर पार्ट। जो ट्रांसफार्मर का पार्ट है इसका नाम क्या है। तो ये कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे टाइपिंग लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 स्टॉप, ये टाइपिंग लगे हुए हैं, ठीक है। ये सब के सब क्या है, हमारे टैप चेंजर हैं। टैप चेंजर हमारे क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते या घटाते हैं, ठीक है। बाइंडिंग में अलग अलग टैपिंग्स होती हैं और उन टैपिंग से हम वोल्टेज को घटाते या बढ़ाते हैं। जैसे ये प्राइमरी वाइंडिंग है हमारी, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो यहाँ पर देखिए इस वाइंडिंग में पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह से टैपिंग ली गई है। तो जहाँ से हम टैपिंग लेंगे उसका वोल्टेज अलग अलग होगा। जैसे 1 नंबर पे ज़्यादा वोल्टेज होगा, 2 नंबर पे थोड़ा वोल्टेज कम हो जाएगा, 3 नंबर पे और कम हो जाएगा, 4 पे और कम हो जाएगा, 5 पे और कम हो जाएगा, 6 पे और कम हो जाएगा, 7 पे और कम हो जाएगा। तो इस तरह से ही क्या है, अलग अलग टैपिंग निकाली गई है जिससे वोल्टेज को, जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम कम ज़्यादा कर पाएँ, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसे बोलेंगे मैनुअल टैप चेंजर, ठीक है। मतलब ये खुद से जो है टैप को चेंज करके वोल्टेज को बढ़ाया घटाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैनुअल टैप चेंजर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच फैक्टर द कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स। तो इसकी हिंदी ये है कि ट्रांसफार्मर में होने वाली जो ताम्र हानि है वह किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो थोड़ा सा इसको हम डिटेल में जाएंगे, ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियाँ कौन सी होती हैं उसको हम देखते हैं पहले। ट्रांसफार्मर में, कोई भी ट्रांसफार्मर में मुख्यतः 2 हानि होती है, ठीक है। कौन कौन सी हानि होती है, पहली हानि होती है कॉपर हानि, कॉपर लॉस, या इसको बोलेंगे हम, पहली हानि जो हमारी होती है वो होती है कॉपर लॉस, ठीक है। तो कॉपर लॉस जो होती है या ताम्र हानि इसको बोलते हैं, यह बराबर होती है करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कॉपर लॉस किस पे डिपेंड करता है, करंट पर और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, किसकी, वाइंडिंग की। दूसरी हानि होती है लौह हानि या आयरन लॉस, लौह हानि या इसको बोलेंगे आयरन लॉस। ये आयरन लॉस क्या होता है, ये हमारा स्थिर लॉस होता है, ये बढ़ता घटता नहीं है। ये एक बार ट्रांसफार्मर बन के तैयार हुआ तो लौह हानि उसकी फिक्स हो जाएगी कि भाई इसमें आधा वाट या 1 वाट लौह हानि होगी, ठीक है। और लौह हानि 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, एक होती है एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, और दूसरी होती है हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। तो लौह हानि 2 तरह से होती है, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। लेकिन लौह हानि क्या होती है, फिक्स होती है, जबकि कॉपर हानि या ताम्र हानि क्या होती है, हमारी करंट पे डिपेंड करती है। तो करंट कम ज़्यादा होगा तो, करंट अगर कम ज़्यादा होगा तो कॉपर हानि भी कम ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कॉपर लॉस या ताम्र हानि हमारी करंट पे डिपेंड करती है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ पर क्या है देखिए, कॉपर लॉस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, स्क्वायर ऑफ करंट, क्योंकि कॉपर लॉस पीछे हमने अभी बताया
आई स्क्वायर आर होता है। तो आई का स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर ऑफ करंट पे ये डिपेंड करती है। 14 क्वेश्चन देखते हैं। विच इज हैविंग हाई एफिशिएंसी। हाई एफिशिएंसी मतलब अधिकतम दक्षता किसकी होती है? तो अधिकतम दक्षता हमारी होती है, ये हाई एफिशिएंसी है, इसकी दक्षता किसकी होती है? हमेशा ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं होता, जबकि अल्टरनेटर या जिसको बोलते हैं हम जनरेटर, ठीक है, इसमें भी घूमने वाला भाग होता है। और इसके अलावा अगर हम और देखें इसमें और ऑप्शन, तो एसी मोटर, डीसी मोटर, सब में घूमने वाला भाग होता है, ठीक है। तो ये है ये। तो इन सब की एफिशिएंसी अगर हम निकालते हैं तो जितने मोटर हैं हमारे वो की एफिशिएंसी 80 to 85% आती है, जबकि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 90 से 92 से 98% तक भी एफिशिएंसी आती है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। ये 14 क्वेश्चन था। अच्छा, 15 क्वेश्चन देखते हैं। विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की दक्षता निकालने का फार्मूला क्या है? तो ट्रांसफार्मर की दक्षता निकालने का फार्मूला हमारा, ट्रांसफार्मर का दक्षता जो निकाला जाता है वो होता है आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉस, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा, इसमें कुछ इवट नहीं करना है, सॉरी बी नहीं, ये इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, सॉरी इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आउटपुट पावर बटा आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। लॉसेस हमारी वही जो ताम्र हानि और लौह हानि होती हैं, आयरन लॉस और क्या नाम है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस होती हैं। ये हमारा फार्मूला है निकालने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द फार्मूला ऑफ परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब वोल्टेज में उतार चढ़ाव होता है। तो उसको निकालने का फार्मूला हमारा होता है नो लोड पे वोल्टेज, लोड पे वोल्टेज बटा लोड पे वोल्टेज, ठीक है। मतलब वी नो लोड वोल्टेज माइनस लोड वोल्टेज बटा लोड वोल्टेज इंटू 100, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, कुछ भी इफर्ट नहीं करना आपको। वी नो लोड माइनस वी लोड अपॉन वी लोड इंटू 100, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मटेरियल इज यूज फॉर ट्रांसफार्मर बुशिंग, ठीक है। ट्रांसफार्मर में जो बुशिंग होती है उसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है? तो सबसे पहले हम बुशिंग देख लेते हैं। बुशिंग क्या होती है? बुशिंग हमारा, जैसे कोई ट्रांसफार्मर होता है हमारा, तो ट्रांसफार्मर में जो इसकी खूंटी निकली होती है उस पर जो चीनी मिट्टी का जो इंसुलेटर लगा होता है उसको बोलते हैं बुशिंग। इसी पे हमारे तार जो है फंसाए जाते हैं। तो वो पोर्सिलीन की बनी होती है, ठीक है। पोर्सिलीन या चीनी मिट्टी की बनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की बुशिंग हमारी किसकी बनी होती है? पोर्सिलीन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रिंसिपल ऑटो ट्रांसफार्मर वर्क्स। अब बताओ ऑटो ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पे वर्क करता है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है। ये वर्क करता है हमारा सेल्फ इंडक्शन पे, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग नहीं होती, एक ही वाइंडिंग होती है, और एक वाइंडिंग में क्या होता है? हमेशा सेल्फ इंडक्शन होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर बना के दिखा देते हैं आप लोगों को क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। वैसे कुछ लोग जानते होंगे लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है इसको हम बताते हैं। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर किसे बोलेंगे, किसे ऑटो ट्रांसफार्मर बोलेंगे, सब हम बताएंगे डिटेल में। आप लोग बस देखते रहिए ध्यान से, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी और तैयारी भी अच्छी हो जाएगी।
जैसे जिस ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, जैसे मान लीजिए एक हम ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये उसकी कोर हो गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। 2 वाइंडिंग है तो बोलते हैं 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक वाइंडिंग ये है, दूसरी वाइंडिंग ये है। अब यहाँ का फ्लक्स क्या होगा, इसमें लिंक करता है, ठीक है। ये फ्लक्स हमेशा यहाँ पे लिंक करता है, तो यहाँ होता है म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। इसके अलावा जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर हमेशा क्या होती है, 1 वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग होती है, सिंगल वाइंडिंग, ठीक है। ये इनपुट साइड हो गया और यहीं से एक टैपिंग निकाल देते हैं, इधर आउटपुट हो जाता है, इधर इनपुट हो जाता है। तो एक ही वाइंडिंग का जो फ्लक्स होगा वो उसी में लिंक करेगा, इसलिए यहाँ पे होता है सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। इसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है हमारा, क्वेश्चन पे आते हैं, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? सेल्फ इंडक्शन। यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, सेल्फ इंडक्शन पे ये वर्क करेगा, सॉरी सेल्फ इंडक्शन, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन। 19वां क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ट ऑफ द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अब इसमें जो ट्रांसफार्मर टेस्ट किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक वोल्ट मीटर यहाँ लगा हुआ है पॉजिटिव के बीच में, दूसरा वोल्ट मीटर यहाँ लगा हुआ है पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में। तो ये कुल मिला के पोलरिटी टेस्ट होता है ये, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। इसमें ट्रांसफार्मर की पोलरिटी चेक करते हैं कि पॉजिटिव कौन सा है और निगेटिव कौन सा है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द कनेक्शन नेम ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर जो कनेक्शन हुआ है, ये कौन सा कनेक्शन है? तो इसमें देख लीजिए, बहुत डिटेल हम बता देंगे। ये प्राइमरी साइड है, इधर का प्राइमरी साइड है, ये प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है। पहली चीज़ जान लीजिए, सिंगल फेज या 3 फेज ट्रांसफार्मर है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? 3 फेज ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तीनों ट्रांसफार्मर को इस तरह से जोड़ा गया है ये 3 फेज ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ट्रांसफार्मर के देखिए, ये U1, यहाँ पे U1 है, यहाँ पे U2 है। U2 किससे जुड़ा है? V2 से जुड़ा है, और V2 किससे जुड़ा है? W2 से जुड़ा है। जबकि U1, V1 और W1 ये इसमें पे जो सप्लाई दी जा रही है, तो ऊपर वाला तो स्टार हो गया कनेक्शन, ठीक है। नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला इसमें U2 जो है V1 से जुड़ा है, V2 W1 से जुड़ा है, W2 U1 से जुड़ा है। तो ये कुल मिला के डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर होगा हमारा स्टार डेल्टा। इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, बी, यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। और इसमें जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कनेक्शन। तो ये कनेक्शन जो होगा ये हमारा कुछ नहीं है, सिंपल स्कॉट कनेक्शन है। इसको फिगर देख के आप लोग आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, इसे बोलते हैं स्कॉट कनेक्शन, ठीक है। ऑप्शन में दिखा देते हैं अभी हम, 21वें का ऑप्शन है हमारा, सॉरी 21वां का जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है, कौन सा कनेक्शन है? स्कॉट कनेक्शन, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो लंबी हो गई, इसलिए मैं ही स्किप कर रहा हूँ इसको। आने वाली वीडियो में आगे क्वेश्चन करवाएंगे। ओके।